अस्सलाम वालेकुम। गजा सिचुएशन रूम से मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, गजा और अहले गजा के लिए हर घड़ी क़यामत की घड़ी, हर शब शबे गिरिया। लेकिन गुज़श्ता रात एक माह के दौरान गुजरने वाली सबसे भारी रात, जब इस्राएली तैयार ने चंद घंटों में गजा पर 2500 से ज्यादा हमले किए, हजारों टन बारूद बरसाया, अस्पताल, पनाहगुज़ीन कैंप और गाड़ियों को निशाना बनाया गया। साफ पानी के साथ जखीरे भी तबाह कर दिए। मजीद 280 फलस्तीनियों को मौत की नींद सुला दिया। तबाही, बर्बादी और नस्ल कुशी की बदतरीन मिसाल बनाने के बाद इस्राएली वजीर चाई एलिया की गजा पर एटम बम गिराने की धमकी सिर्फ धमकी नहीं बल्कि सहूनी रियासत की ख्वाहिश का इजहार भी है। शायद इसलिए इस्राएल के सबसे बड़े हामी अमेरिका ने अपनी एटमी आबदोज खलीज के पानियों में उतार दी है। एटमी हमले की धमकी देने वाले इस्राएली वजीर ने फलस्तीनियों को सहरा की तरफ या आयरलैंड चले जाने का मशवरा भी दिया है। सवाल यह है कि फलस्तीनी क्यों नकल मकानी करें? दुनिया भर से आए मकामी आबादी के और जमीनों पर काबिज यहूदी अपने अपने मुल्कों को वापस क्यों नहीं लौट जाते? सिचुएशन रूम में हमें ज्वाइन कर लिया है ब्रिगेडियर रिटायर वकार खान साहब ने। इसके साथ साथ सैयद मोहम्मद अली साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब, आज का मैप, और साथ ही हमने देखा कि इसराइल की जानिब से अब एटमी हमले की धमकी भी दी गई है और अमेरिका ने अपनी एटमी आबदोज भी खलीज में पहुंचा दी है। सर, पिछले एक महीने में अभी तक 10,000 शहादतें हो गई हैं। एक दिन में हर रोज 322 लोग शहीद हो रहे हैं, यानी कि हर 4 मिनट में एक शहीद हो रहा है। इतनी बड़ी शहादतों के बाद अब एटमी हमले की धमकी, हालात कहां जा रहे हैं? जी, थैंक यू वेरी मच। असल में जो एटमी धमकी है ये तो इम्प्लीमेंट हो चुकी है। अगर आप टनेज देखें, आई थिंक उस दिन भी हमने डिस्कस किया था कि ये 2 दिन पहले की रिपोर्ट है कि 18,000 टन गोला बारूद फेंका गया गजा पे, और इट्स अ वेरी डेंस एरिया। और हिरोशिमा पे जो बॉम्ब लिटिल बॉय फेंका गया था, उसका जो आप कह लें कैपेसिटी थी या डिस्ट्रक्शन पावर वाज 15,000 टन। तो 1.5 एटम बम तो ये फेंक चुके हैं। अभी कौन से और एटम बम की बात हो रही है? द ओनली थिंग इज इट स्प्रेड ओवर 1 मंथ। अभी आ जाते हैं जो आज का वो अपना ग्राफ है, इसमें थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि इजरायली डोम सिस्टम पे बहुत ज़्यादा बात होती है कि इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी किया जाए। और आज ये भी रिपोर्ट है कि एक जो आई थिंक मिसाइल ने माल फंक्शन किया और इसराइल की अपनी किसी आई थिंक लोकेलिटी पे गिरा है। सो इट मीन्स के उसमें भी इनको इश्यूज आ रहे हैं। ये जो आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसमें बेसिकली 3 सिस्टम्स हैं, और ये आप कह लें पॉइंट डिफेंस सिस्टम है सिटीज़ वगैरह की प्रोटेक्शन के लिए। इसमें राइट साइड पे मिसाइल फायरिंग यूनिट है, फिर सेंटर में बैटल मैनेजमेंट कंट्रोल है, और फिर डिटेक्शन और ट्रैकिंग सिस्टम है लेफ्ट पे। और इसमें होता ही है कि अगर कोई मिसाइल, रॉकेट या आर्टिलरी शेल फायर होता है तो फिर ये एक्टिवेट होता है और उसको इंटरसेप्ट करता है। अच्छा, इस पे जो कॉस्ट आई है ये भी बड़ी ज़रूरी है बतानी, और कितना इसके अंदर अमेरिका ने इन्वेस्ट किया है। इनिशियली ये शुरू हुआ था तो उसमें तकरीबन 3 से 4 अरब डॉलर के साथ ये प्रोग्राम शुरू किया गया। इसके अंदर फ्रांस की रफ़ाइल इंडस्ट्री है जो भारत को भी रफ़ाइल जहाज़ देती है, और इजरायली डिफेंस एरोस्पेस फोर्स है, एरोस्पेस डिफेंस इंडस्ट्री है, जिन्होंने मिल के ये डेवलप किया है। और इसमें अभी जो ओवरऑल अगर देखें इसकी हर साल जो यूएस 3.8 बिलियन डॉलर्स की मिलिट्री एड देता है इसराइल को, उसके अंदर $500 बिलियन सिर्फ डोम के लिए रखा जाता है। और अभी भी जो 14.5 अरब डॉलर की इमदाद आ रही है, उसमें एडिशनल 4 अरब डॉलर डोम सिस्टम के लिए आ रहे हैं। और एक इंटरसेप्शन जो है 1 लाख से 1.5 लाख डॉलर कॉस्ट करती है जब एक इंटरसेप्शन। जस्ट इमेजिन कि हाउ मच मनी अमेरिकन टैक्स पेयर मनी इज बीइंग एक्चुअली स्पेंट टू सपोर्ट इसराइल। और अभी जो खबरें हैं कि अभी दे आर नॉट बीन एबल टू इंटरसेप्ट कुछ मिसाइल्स, अभी उसने भी फायर किए हैं हिजबुल्लाह ने, जो किरियात शमोना पे गिरे हैं 5, और उसमें आई थिंक डोम सिस्टम इनका नाकाम हुआ, बिकॉज वहाँ भी एक डिप्लॉयड है इनका सिस्टम जो है। बिल्कुल। इसके अलावा इसराइल ने स्ट्राइक किया है साउथ लेबनान में, जिसमें आई थिंक कुछ बच्चे शहीद हुए हैं। इसराइल क्लेम कर रहे थे कि ये शायद हिजबुल्लाह के कोई फाइटर थे, वो जा रहे थे। सो ऑल टोल्ड जो वॉर है अभी आहिस्ता आहिस्ता इट स्टार्टेड एक्सपेंडिंग। जिस आपने मेंशन किया कि मैरी टाइम यूनिट्स, कुछ सबमरीन्स वगैरह यूएस की गल्फ की तरफ भी मूव हुई हैं जी। सो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम जो हम बात कर रहे थे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, बाबल मंदब, बिल्कुल सर, एटमी आप दोस्तों खलीज में इस वक्त पहुंच भी चुकी है। ब्रिगेडियर साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। सैयद मोहम्मद अली साहब, कहा यही जा रहा है कि इसराइल जो है वो हमास के बाद अब हिल के रह गया है। अगर इसराइल को इतनी बड़ी कामयाबियां जो कि वो क्लेम करते हैं कि मिल रही थी, तो फिर एटमी हमले की बात क्यों की जा रही है? और दूसरा ये भी बता दीजिए कि क्या वाकई इसराइल की इतनी स्ट्रेंथ है, एटमी पावर उनकी क्या है, और क्या वो इतना संगीन कदम जो है वो उठा सकता है?
बहुत अहम सवाल किया आपने। देखें, 4 पहलुओं की जानिब मैं इज़ाफ़ा करूँगा जो ब्रिगेडियर साहब ने भी बात की है। पहली बात ये है कि इंसानी जो सूरत-ए-हाल है वहाँ पे वो इंतहाई तशवीशनाक है और मज़ीद तशवीशनाक रोज़ाना हो रही है। और जिस तरह एटमी हथियार, 3 तरह के जो हथियार होते हैं उनको वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहा जाता है, WMD। उसमें एटमी हथियार होते हैं, कीमियावी हथियार होते हैं और हयातियाती हथियार होते हैं, केमिकल, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर। तो जनाब केमिकल हथियार तो वो ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ कर रहा है। अच्छा, दूसरा इसका एक कानूनी, एक तो इंसानी पहलू है कि ये बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे तबाही फैलाते हैं ये तीनों हथियार, कीमियावी, हयातियाती और एटमी। दूसरा पहलू जो है इसका कानूनी है, वो ये है कि इसराइल ने इसके हवाले से 3 ट्रीटीज़ हैं। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एटमी हथियारों के फैलाव के खिलाफ है। केमिकल वेपन्स कन्वेंशन जो है वो कीमियावी हथियारों के खिलाफ है। जी। और सीएन और इसी तरह हयातियाती हथियारों के खिलाफ भी कन्वेंशन मौजूद है। तो इसराइल ने ये तीनों कवानीन जो हैं इनको वो तस्लीम नहीं करता है। ये तीनों ट्रीटीज इसराइल ने साइन नहीं की हैं। इसका मतलब ये है कि उसके पास ये हक मौजूद है कि वो ये हथियार इस्तेमाल कर सके। तीसरा पहलू जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है एटमी हथियार के फिजिकल इस्तेमाल से ज्यादा, वो ये है कि एटमी सलाहियत रखने के बावजूद तकरीबन 1960s में इसने एटमी प्रोग्राम पे काम शुरू किया था। फ्रांस की हेल्प से ये डिमोना रिएक्टर बनाया गया था और उसके रीप्रोसेसिंग फ्यूल के साथ इसके प्लूटोनियम बेस्ड एटमी हथियार इसराइल के पास हैं। लेकिन सरकारी तौर पे आज तक इसराइल ने तस्लीम नहीं किया कि उसके पास एटमी हथियार हैं, और उसकी वजह ये है कि वो नहीं चाहता कि इसको जस्टिफिकेशन बना के दीगर अरब ममालिक, सऊदी अरब या ईरान जो है वो भी एटमी हथियार बना लें। तो इसलिए सियासी और सिफारती एतबार से वो इस चीज को डिनाई करते रहे हैं इस सलाहियत रखने के बावजूद। तो ये जो इनके वजीर ने बात की है, ये बहुत अहम इस वजह से है कि सरकारी सतह पे एक तरह से उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि उनके पास एटमी हथियार मौजूद है। अच्छा, अब हम तस्वीराती एस्पेक्ट की तरफ क्विकली मैं बता दूं कि दुनिया की जो असेसमेंट है उसके मुताबिक 100 से 150 एटमी हथियार इसराइल के पास हैं। इसमें कोई शक नहीं है। उसकी वजह यह है कि इनके पास जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं और इनकी जो सबमरीन्स हैं वो ये एटमी हथियार कैरी करती हैं। ये बात संजीदा हलकों में जानी जाती है। अलबत्ता जो इस वक्त धमकी दी गई है, मैं समझता हूं उसका जो टारगेट ऑडियंस है वो फलस्तीनियों से ज्यादा हिजबुल्लाह और ईरान है कि उनको ये स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग की गई है कि हमारे पास ये सलाहियत मौजूद है। अगर आप इस जंग में हमास की हिमायत या हेल्प के लिए शामिल होते हैं तो इस हमारी एटमी हथियारों को इस्तेमाल करने की सलाहियत को आप संजीदगी से कंसिडर करें। राइट। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जैसे कि हसन नसरुल्लाह ने कहा था कि अगर लबनान पे अटैक किया गया इसराइल की जानिब से तो हम इसराइल की ईंट से ईंट बजा देंगे, और आप जैसे खुद भी बता रहे हैं कि वो एक जगह पे उन्होंने अटैक भी किया है। तो आपके ख्याल में अब हिजबुल्लाह का क्या रिएक्शन हम एक्सपेक्ट करें वहां से? या आई थिंक इट विल बी अ सीरीज ऑफ अभी इंटरेक्शंस होंगे मिलिट्री, बिकॉज इसराइल ने जब स्ट्राइक किया है क्लेमिंग के हिजबुल्लाह के टारगेट्स हैं ऑफिशियली, तो फ़ौरन उसका रिस्पांस है किरात शमोना पे। आई थिंक 5 उन्होंने मिसाइल फायर किए जो इंटरसेप्ट नहीं हो सके, और वहाँ पे और अभी ये भी खबर है कि किरात शमोना को ऑलमोस्ट खाली करा लिया गया। तो इसका मतलब है कि सिर्फ इजरायली मिलिट्री वहाँ पे होगी। और जो बेल्ट है नॉर्थ में इसराइल के तकरीबन 30 किलोमीटर, बिकॉज ये इफेक्टिवली रेंज में हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइल सिस्टम के, तो उसको भी आई थिंक ऐसे इनको थिन आउट करना पड़ेगा। और इनकी एक पोर्ट है हाइफा की, शायद वो भी निशाने पे आ जाए। अभी बात वही है कि अगर मैक्सिमलिस्ट पॉलिसी पे चल रहा है इसराइल और किसी की बात नहीं सुन रहा, और बेसिकली लुकिंग के जी इसको हमास को टोटल सरेंडर करवाया जाए और तब जाके इनकी जो नोशन ऑफ विक्ट्री वो पूरा होगा, तो वो बात मेरे ख्याल आगे नहीं चलेगी और वॉर एक्सपैंड करेगी। इसमें एक और चीज़ भी है कि न्यूक्लियर वेपन जब आप रखते हैं तो वो डिटर करते हैं। लाइक आपको याद होगा जब स्विफ्ट फिटआउट हुआ और पाकिस्तान ने इनके जहाज़ गिराए तो इंडिया ने कुछ मिसाइल पोस्टरिंग की थी, लेकिन वो उससे आगे नहीं जा सके थे बिकॉज दे न्यू इट के पाकिस्तान इज़ अ न्यूक्लियर पावर। तो इसका मतलब डिटरेंस ने काम किया। वेर जो इसराइल की डिटरेंस है, आई थिंक ये 4 जो मुतहारिब ग्रुप हैं, ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, इन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया मेरे हिसाब में। कैपेबिलिटी उनकी ज़रूर है। अगर ये डिटर कर सकते तो हमास फिर उन पर हमला क्यों करती। इसी तरीके से हिजबुल्लाह, इसी तरीके से अंसारुल्लाह ने मिसाइल फायर किए। तो इसका मतलब है कि इनकी आई थिंक वर्स्ट पॉलिसी है कि न्यूक्लियर वेपन रख के ये डिटरेंस को इफेक्टिवली इस्तेमाल नहीं कर सके, बिकॉज बेसिकली न्यूक्लियर वेपन्स आर
वेपन्स ऑफ डिटरेंस, और जब आप यूजेज में जाते हैं तो उसका फिर एक चेन रिएक्शन शुरू होगा और वो इट कैन रीच एनीवेयर। दूसरा, उसकी जो डिस्ट्रक्शन है और जो फॉल आउट है, अगर खुदा ना खास्ता गज़ा के या सराउंडिंग में करते हैं, तो एक तो अमेरिका के अपने बहरी बेड़े हैं मेडिटेरेनियन में, बिकॉज आपको हवा का रुख पता नहीं होता, एंड देन इजिप्ट का इलाका है जो बिल्कुल साथ एडजस्टेंट है, काफ़ी पॉपुलेटेड जगह हैं, तो ये कायरो तक इफेक्ट करेगी। आई थिंक आई एग्री विद सैयद अली साहब कि मेनली इट इज़ अ थ्रेट टू हिजबुल्लाह या किसी हद तक ईरान, और ईरान ने आई थिंक बिल्कुल क्लियर किया जी कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये ज़रूर है कि दे हैव आस्क्ड फॉर इस्लामिक वर्ल्ड कि आप सेंक्शन लगाएं और बाकी करें। तो आई थिंक 4 मुतारिब ग्रुप ही काफ़ी हैं इसराइल के लिए। और अभी इसमें जो अमेरिकन एनालिस्ट हैं लाइक स्कॉट रिटर और कर्नल मैकग्रेगर, वो ऑलरेडी क्लेम कर रहे हैं कि इसराइल इज़ नॉट ओनली लॉस्ट ऑन मॉरल ग्राउंड बट ऑल्सो मिलिटरीली, और ये चीज़ें जो है बेसिकली इसराइल की तबाही का बायस भी बन सकती हैं। अभी कुछ ऑडियोज आई हैं जिसमें इजरायली सोल्जर जो है, जिससे मैंने कल बात की थी जी जी, कि ज़्यादातर ये या रिजर्विस्ट हैं या ये ऑन कॉल होते हैं, तो वो चीख रहे थे और चिल्ला रहे थे और रोना शुरू हो गया है। सो आई थिंक इसराइल कवर करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल आपके ख्याल में इसराइल जो है वो कवर करने की कोशिश करेगा? एक मरतबा तो इसराइल जो है पूरा हिल के रह गया और बहुत से प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं इसराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ। अच्छा सैयद मोहम्मद अली साहब, सर चीन की खामोशी नज़र आ रही है, तुर्किया का भी बड़ा मोहतात सा रद्दअमल हम देख रहे हैं, उधर एंटनी ब्लिंकन जो है वो उन्होंने हंगामी दौरा किया है इराक का, और इसराइल भी गए, उर्दन भी गए, तुर्की भी वो पहुंचे हैं। तो इन सब का क्या मकसद है? क्या इससे कुछ होगा? देखें जी, हो तो बहुत कुछ रहा है, हो बहुत कुछ सकता है, लेकिन उसको हकीकत पसंदाना अंदाज में समझने की ज़रूरत है कि क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। देखें, अमेरिका की जो सिफारतकारी है, वो इसराइल की जो इस वक़्त दिफ़ाई हिकमत अमली है या जारहाना हिकमत अमली है, टू बी मोर प्रिसाइज़, उसको जस्टिफ़ाई और सपोर्ट करने के लिए हो रही है। वो कोई जंग बंद कराने के लिए नहीं हो रही। इस बारे में कोई गलतफ़हमी नहीं होनी चाहिए। देखें, अमेरिका 3 एतबार से इसराइल की जिस तरह हेल्प कर रहा है, वो दुनिया में कोई ना कर सकता है, ना करना चाहेगा। एक तो ये कि उसकी जो सिफारतकारी है अक़वाम मुत्तहिदा के लेवल पे आप देखें कि वो हमास को टेररिस्ट डिक्लेयर कराने की कोशिश कर रहा है, और इसराइल के जंग बंदी के हवाले से जो करारदादें आती रही हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, न सिर्फ उसको वीटो किया, बल्कि जनरल असेंबली में भी जो करारदाद आई पाकिस्तान की सपोर्ट से, उसकी भी शदीद मुखालफत की है अमेरिका ने। तो सिफारती एतबार से वो इस जंग को जारी रखने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात, जो ब्लिंकन साहब का दौरा है या उनके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के जो दौरे हैं, उनका मकसद भी ब्लिंकन साहब के दौरे का मकसद ये है कि हमास को इस खित्ते में आइसोलेट किया जाए, कोई और मुल्क या जो ग्रुप है उसकी ये हौसला शिकनी की जाए कि वो हमास की मदद ना करे। जबकि जो उनके सेक्रेटरी डिफेंस हैं, वो रोजाना कंसल्ट करते हैं अपने इसराइल के काउंटर पार्ट से, सेक्रेटरी डिफेंस से, कि और उनकी जंगे हिकमत अमली मिलजुल के बनी हुई है। और जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा, जो अमेरिकी जहाज 46 वॉरशिप्स डिप्लॉयड हैं मेडिटेरेनियन सी में, उसका मकसद भी हिजबुल्लाह को डिटर करना है, कि उसको सिर्फ ये याद दिलाना है कि अगर ये जंग फैलती है तो आप हमें भी कंसिडर करें। इसका ये मतलब नहीं है कि अमेरिका फौरी तौर पे जंग में शामिल होना चाहता है। और तीसरा पहलू जो है वो ये है कि मुसलसल जो है आप इस बात को बिल्कुल इग्नोर ना करें कि तमाम हथियार जो इसराइल इस्तेमाल कर रहा है इंसानियत के खिलाफ, फलस्तीनियों पे जो बॉम्ब बरस रहे हैं, जो जे डैम्स बरस रहे हैं, लेजर गाइडेड बॉम्ब बरस रहे हैं, वो तमाम हथियार अमेरिका उसको रोजाना फ्लाइट्स भेज के पहुंचा रहा है। तो आप इस बात की हकीकत का इदराक करें कि वो हर हथियार जो फलस्तीन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, वो अमेरिका इसराइल को दे रहा है। तो उससे ये तवक्को करना कि वो जंगबंदी को मान जाएगा या उसकी कोशिश करेगा, ये एक गैर हकीकत पसंदाना बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा है सैयद मोहम्मद अली साहब। और मशरिक़ वस्ता में जो अमेरिका के मुख्तलिफ एरियाज़ में मौजूदगी हम देख रहे हैं, 40 से 50 हज़ार उनकी भी फोर्स जो है वो किसी न किसी शक्ल में वहाँ पर मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सैयद मोहम्मद अली साहब, हमारे साथ ब्रिगेडियर वक़ार खान साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर लिया है हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब ने। ताहिर अशरफी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर इस वक्त जंग की क्या सूरत हाल है? ओआईसी का पहला भी इजलास हुआ, जंग बंदी नहीं हो पाई, अब दोबारा से भी कुछ प्लानिंग हो रही है, तो अरब कंट्रीज जिनका इस चीज़ में ज़्यादा रोल होना चाहिए, इस वक्त मुस्लिम उम्मा कहाँ खड़ी आप दिखाई दे रही है आपको, और जंग बंदी आपके ख्याल में कब तक हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि इस्लामी ताउन तंजीम का जो इजलास है वो सऊदी अरब में 12 नवंबर को रियाज में बुलाया है।
चूँकि सऊदी अरब जो है वो सरबराह है इस्लामी ताउन तंजीम का। उससे पहले फ़लस्तीन के जो सदर हैं उन्होंने अरब सरबराह इजलास बुलाने का मुतालबा किया था और सऊदी अरब और फ़लस्तीन के कहने के ऊपर अरब सरबराह इजलास भी 11 नवंबर को हो रहा है। ये जो हंगामी दोनों इजलास हैं ये फ़लस्तीन की सूरत हाल पर हैं और इनसे यानी आप ये समझें कि उम्मत मुस्लिमा के पास ये आखिरी उम्मीद है और आखिरी तवक्को है कि इन दोनों इजलासों के बाद एक ऐसी सूरत हाल सामने आएगी कि जिससे ये जंग भी ख़त्म हो और एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की तरफ भी बढ़ा जाए। फिल वक्त तो तमाम कोशिशें जो इस वक्त तक हमें नज़र आ रही हैं वो कामयाब होती नज़र नहीं आ रही हैं। जंग बंदी के हवाले से अमेरिका मुकम्मल सरपरस्ती कर रहा है, यूरोप, बरतानिया और बेचारे फ़लस्तीनी जो अब तक 10,000 से ज़ायद शहीद हो चुके हैं, जिनमें 3,000 बच्चे हैं, वो शहीद हो रहे हैं। लेकिन जो सऊदी अरब की तरफ से अब ये इक़दाम उठाया गया है इससे तवक्को की जा रही है और जिस अंदाज से सऊदी अरब और तुर्की, ईरान, मिस्र ये सब अब इस मर्तबा एक चीज़ मुत्तफ़िका है कि सबका एक इत्तिफाक है कि ये वहशत और बर्बरियत ख़त्म हो और एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत जो है वो फ़लस्तीनियों को मिल जाए। अब अल्लाह करे कि जो 12 और 11 को इजलास हो रहे हैं रियाद में और हम तो भी दुआ भी करते हैं, उम्मीद भी रखते हैं कि मुस्लिम क़यादत जब मिल बैठे आपस में तो किसी ऐसे कदम की तरफ आगे कदम बढ़ाए, ऐसे लाए अमल की तरफ कदम बढ़ाए जो अमली हो। और ये बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया हाफिज ताहिर अशरफी साहब। क्या इस OIC के इजलास में इकोनॉमिक बायकॉट या फिर म्यूचुअल डिफेंस सिस्टम या फिर ये जितने भी अरब कंट्रीज हैं वो यूरोपीय ममालिक को तेल की सप्लाई बंद कर दें, ऐसा बड़ा फैसला हो सकता है? देखिए बहुत सारी बातें होंगी, जज्बाती बातें भी होंगी, हकीकत पसंदी की बातें भी होंगी, बहुत सी बातें होंगी, लेकिन उम्मत ये चाहती है अपने सरबराहों से और बिलखुसूस सऊदी अरब से, चूंकि सऊदी अरब जो है वो अर्ज़ हरमैन शरीफैन जो है उनके पास है, वो दुनिया जो इस वक्त अमीर मोहम्मद बिन सलमान और शाह सलमान से चाहती है वो यही है कि जिस तरह वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कतई कलामी की माजरत हाफिज ताहिर अशरफी साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उम्मत ये चाहती है कि ये जो बड़े इस्लामी ममालिक हैं इनके सरबराहान हैं कुछ अमली इक़दाम करें और जंग बंदी यकीनन जल्दी हो सके। हम भी यही दुआ गो हैं और प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।